कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने एंटी वाइब्रेशन वाला अगर होल्डर नहीं लगा रखा तो भाई आपके फ़ोन का कैमरा ख़राब होना ही होना है। कि भाई इसका जो रियर ब्रेक है ना भाई, वो कुछ काम का नहीं है। स्पेशली जिनकी हाइट 5-6 से नीचे है भाई, वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी की। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे। एंड मैं आया हूँ बिल्कुल एक वापस फ्रेश रिव्यू वीडियो के साथ में। तो दोस्तों, थंबनेल एंड टाइटल देख के आप लोग को तो समझ आ ही गया होगा कि आज हम किस बारे में बात करेंगे। तो जी दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि अगर आप डोमिनार 400 BS6 को लेने का प्लान कर रहे हो तो भाई इस बाइक की तारीफ तो हर एक बंदा करता है, फीचर्स भर भर के लोग बताते हैं। बट मैं आज आपको बताऊंगा कि इन 25,000 किलोमीटर एंड 4 साल के ओनरशिप एक्सपीरियंस में मैंने ऐसी क्या क्या चीज़ फेस करी जो कि जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप लोगों को ये बाइक नहीं चुनना चाहिए। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, दिस इज समीर खान एंड यू आर वाचिंग मोटो वर्ल्ड। सो दोस्तों, ये जो आप सामने देख रहे हो ये है डोमिनार 400 BS6 मॉडल। तो इसको मैंने 2020 में ख़रीदा था और ये जो है ये है UG मॉडल का सेकेंड जनरेशन जो BS6 कंप्लाइन के साथ में आती थी। अभी जो आपको मार्केट में मिलेगी वो मिलेगी OBD2 सेक्शन के साथ में, जिसमें कि आपको कुछ टूरिंग एसेसरीज कंपनी से लगी लगाई जाएगी। और इसके अंदर में जो भी एसेसरीज मैंने लगाई है वो सारी की सारी मैंने खुद बाहर से लगाई है। एंड एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो देख के चले जाते हैं बट वो सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। एंड बाय द वे, मेरे बाइक के ऊपर में मेरा सेकंड चैनल का भी डिटेल लिखा हुआ है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके वो भी चेक कर सकते हैं। तो ऑलरेडी आप लोग को ये सारी चीज़ें पता ही होगा कि बाइक में क्या क्या फीचर आते हैं, अगर आप इस वीडियो पे चेकआउट कर रहे हो। तो फिर भी मैं थोड़ा बहुत आपको बता देता हूँ। तो ये जो बाइक है ये आती है 400cc लिक्विड कूल DOHC सिंगल सिलेंडर इंजन के साथ में, जो कि पावर प्रोड्यूस करती है 37 न्यूटन मीटर टॉर्क विद 39.5 bhp। तो ये था इसका की स्पेसिफिकेशन और मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये कितनी ज़्यादा चली हुई है, जिससे कि आप लोग को पूरा एक आइडिया मिल जाए। 23,840 किलोमीटर, तो मतलब ये लगा लो कि 24,000 के आसपास लगभग ये चल चुकी है। और इन 24,000 और 3 साल मतलब चौथा साल हो गया है लगभग, ये लगा लो, क्योंकि मैंने ये दिसंबर चल रहा है और कुछ ही दिन में नया ईयर आ जाएगा और उसी टाइम पे मैंने ये बाइक भी ली थी। तो अप्रॉक्सीमेटली 4 साल का एक्सपीरियंस मान लो। तो भाई देखो, मैं आपको बताता हूँ कि आप अगर इस बाइक को ले रहे हो ना, तो नो डाउट इस प्राइस सेगमेंट में आज भी कोई भी इसके टक्कर की बाइक नहीं है, क्योंकि जिस प्राइस पॉइंट पे आती है ऐसे स्पेसिफिकेशन और इतनी ज़्यादा पावर फिगर कोई बाइक नहीं देती। बट 2020 में मैंने ये ख़रीदा था और अब मार्केट में इसकी बहुत सारी राइवल आ चुकी है। तो अगर आप इसे 2024 में लेने का प्लान कर रहे हो तो आपको क्यों इसे नहीं लेना चाहिए। देखो, सबसे पहला जो मैं एक बात करूँगा, जो इसका राइडिंग सब्सटेंस है वो भाई बहुत ही ज़्यादा भारी है। आपको ये सिटी में अगर चलानी है तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। स्पेशली जिनकी हाइट 5-6 से नीचे है भाई, वो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। इसलिए क्योंकि आप इसको पीछे नहीं कर पाओगे, बहुत ज़्यादा हैवी वेट की बाइक है। तो ये है सबसे पहला रीज़न कि इसका भारी वेट, जिसकी वजह से आपको इसको सिटी में चलाने में, पीछे करने में, मनूवरिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये इसका एक सबसे पहला पॉइंट है। दूसरे पॉइंट की बात हम करते हैं तो भाई जो इसका ये USD फोर्क है ना, ये USD फोर्क जितना अच्छा है उतना ही ज़्यादा दुखदायक भी है। इसलिए क्योंकि अगर आप इस बाइक को लेते हो तो बजाज इसको कहता है टूरिंग। अब जब टूरिंग करते हो तो हार्डकोर ऑफ रोडिंग तो इस बाइक से आप नहीं कर सकते, बट थोड़ा बहुत आप ऑफ रोडिंग करोगे। एंड उसके अंदर में होगा क्या कि भाई आपके जो शॉकर है उसके लीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं लगभग 24,000 किलोमीटर में 3 बार इसको भरवा चुका हूँ और इसकी जो कॉस्टिंग आती है वो समवेयर अराउंड 2300 से 2400 रुपये कॉस्ट करती है इसको रिफ़िल करवाने के लिए। तो ये मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि भाई USD का फ़ायदा तो है बट उसका नुकसान भी है। ये था मेरा दूसरा पॉइंट। अब तीसरा पॉइंट पे हम आते हैं तो भाई इसका जो टर्निंग रेडियस है, जिस किसी के पास डोमिनार है उसको पता है कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है जब आप इसको मोड़ोगे। इसका टर्निंग रेडियस इतना ज़्यादा है कि मतलब आपको अगर मोड़ना है ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये इतना चौड़ा रोड है। आप देखो एग्जाम्पल के तौर पे आपको ना यहाँ तक ये पूरा मोड़ने को मिलेगा। मतलब आप इसका टर्निंग रेडियस जब मोड़ोगे तो ये पूरा सर्कल एक लेके चली जाएगी। ये इतना ज़्यादा टर्निंग
मतलब टाइम लेती है, इतना जगह लेती है टर्न होने के लिए। चौथी बात जो मैं करना चाहूँगा, देखो जितना अच्छा ये इंजन है ना, उतना ही ज़्यादा इसके अंदर में से वाइब्रेशन आती है। मुझे समझ नहीं आता कि मतलब अभी मुझे नई वाली का नहीं पता, बट आई बिलीव कि वो भी सेम ही होगी, सिर्फ E20 कंपैटिबल कर दिया है। बट यार इसमें ना वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा आती है इस इंजन के अंदर में। जैसे आप 120 से ऊपर जाओगे ना, तो इसकी जो वाइब्रेशन है वो आपको पूरे हैंडल में, आपको पूरे के पूरे इस टैंक फेयरिंग में और सीट पे फील होती है कि भाई हाँ वाइब्रेशन आ रही है। और ये जो आगे का हिस्सा है ना भाई, ये आपको बड़ा अनोइंग लगेगा। ऑल्दो मैं जब लंबी राइड करता हूँ तो मेरे पास में इंटरकॉम है, तो मैं गाने सुनते हुए चलता हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा नहीं लगता। बट भाई आती है इसके अंदर में से वाइब्रेशन, उसका कोई इलाज नहीं। मैंने अच्छे ऑयल इस्तेमाल करके देख लिए, जब वो ऑयल नया रहता है ना तब वो बहुत अच्छा रहता है। जैसे 3000 किलोमीटर या फिर जब सर्विस का टाइम आ रहा होता है तो वाइब्रेशन और ज़्यादा बढ़ जाती है। और इसका जो पीछे का एक हिस्सा है, मुझे आज तक समझ नहीं आया, बट यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आवाज़ आती है। पता नहीं है सस्पेंशन की आवाज़ है कि ये क्या है या जो भी है, बट ना इसकी बहुत ही ज़्यादा अनोइंग वाली आवाज़ आती है, जिससे कि मैं दुखी हो चुका हूँ। और कितने बार मैं दिखा चुका हूँ भाई, नहीं बात बनती, इसके अंदर में आवाज़ आती ही आती है, आप चाहे कुछ कर लो। अब पता नहीं यहाँ से आती है या नंबर प्लेट से आती है, बट मैं सारी चीज़ें चेक करवा चुका हूँ, कंपनी वाले भी कुछ नहीं कर पाए। तो ये एक बड़ा दुखदायक पॉइंट है कि भाई ये आपको बड़ा दुखी करेगी, वाइब्रेशन और थोड़ा पीछे से आवाज़। आप अगर आप प्लान कर रहे हो 2024 में, तो भाई 2024 के हिसाब से मैं ये चीज़ कंपेयर करना चाहूँगा। उस टाइम पे तो एडवांस थी और उस टाइम पे इसके अंदर में इस चीज़ की शिकायत मैं नहीं कहूँगा, बट अगर आप लोग अभी कंसीडर कर रहे हो तो मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगा। जैसा कि ना अब हर व्हीकल जो है वो सारी के सारी व्हीकल कोई ना कोई कंपनी अपना ब्लूटूथ कंपैटिबल कोई ना कोई एप्लीकेशन लेके आता है, जिससे कि आपको टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है, या फिर आपको ना यहाँ पे अपना जो फ़ोन है वो कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप 2024 में कंसीडर कर रहे हो और मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ये बाइक लॉन्च हो चुकी है और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो यार बजाज को ना थोड़ा सा मीटर पे कुछ ना कुछ तो ऐसा करना चाहिए था, चाहे वो टर्न बाय टर्न नेविगेशन हो या कुछ हो, कुछ तो उनको एक ऐसा एप्लीकेशन अपने व्हीकल के अंदर में इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, जाकि जिससे कि यहाँ पे आपको या फिर यहाँ पे आपको अपना फ़ोन होल्ड ना करना पड़े। क्योंकि अगर आप यहाँ पे फ़ोन होल्ड करते हो या हैंडल पे, तो भाई इसमें वाइब्रेशन इतनी है कि मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने एंटी वाइब्रेशन वाला अगर होल्डर नहीं लगा रखा तो भाई आपके फ़ोन का कैमरा ख़राब होना ही होना है। और प्लस यार अब के टाइम के हिसाब से ना, इस बाइक को लॉन्च हुए कितना हो गया, 2016 में सबसे पहला मॉडल लॉन्च हुआ था, तब से लेके अभी तक सिमिलर ही ये पूरा का पूरा मीटर कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है कि ये चेंज करना चाहिए। अगले पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो वो ये है कि भाई आपने ना डोमिनार ओनर्स को हमेशा ये कहते हुए सुना होगा कि भाई इसका जो रियर ब्रेक है ना भाई, वो कुछ काम का नहीं है। मतलब एज़ कम्पेयर टू जितना अच्छा इसका फ्रंट ब्रेक है ना, उतना ही घटिया इसका रियर ब्रेक है। उसका ये क्योंकि ना इसकी जो फीडबैक है वो 50% ख़त्म है, मिलती ही नहीं है। ऑल्दो मैंने कैलिपर कलर करा रखा है अपने प्रेफरेंस के हिसाब से, बट इसकी ना फीडबैक आपको नहीं मिलती। उसका सॉल्यूशन हालांकि मैंने निकाल रखा है। अगर आप जब भी ये लेते हो तो स्टॉक जो ब्रेक पैड आते हैं वो बहुत ही बेकार काम करते हैं, तो आप इसके अंदर में EBC या फिर सिनेटेड ब्रेक पैड डलवाओगे तो थोड़ा सा फीडबैक मिलेगा। बट स्टिल वही है कि अगर कंपनी स्टॉक में अगर 50% का फीडबैक दे रही है तो वो सिनेटेड लगाने के बावजूद भी 70% ही मिलता है। आप पीछे के इसके ब्रेकिंग पे कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड कर पाओगे। बट एक चीज़ और भी है कि हाँ, इसका जो फ्रंट ब्रेक है ना वो इतना ज़्यादा अच्छा है कि आपको रियर ब्रेक की कमी महसूस काफ़ी टाइम तक नहीं होगी। मतलब आप इनिशियली जब नया नया इसको चलाओगे ना, आप नया नया प्लान करो तो बड़ा फील होगा, बट धीरे धीरे हैबिचुएट हो जाओगे कि भाई आपको ना फ्रंट ब्रेकिंग से ही पूरी बाइक रोकने की आदत पड़ जाएगी, जो कि मुझे पड़ी हुई है। अगले पॉइंट की जो मैं बात करूंगा दोस्तों, वो अभी के हिसाब से बात करूंगा। जो जिस प्राइस सेगमेंट पे बाइक आती है ना भाई, लाजवाब है और मुझे ज़्यादा कभी कमी फील नहीं हुई। बट हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि अब अगर ये इसको अपडेट कर रहे हैं तो एक मीटर और एक जो चीज़ मैं बहुत ज़्यादा फील करता हूँ कि यार इसके ना रियर ABS को ऑफ या ऑन करने वाला सिस्टम लॉन्च करना चाहिए। क्योंकि जब आप टूरिंग पे जाते हो ना, तो जैसे कि आप देख सकते हो ये वाले रोड हैं, ये वाले रोड ना बहुत ही कॉमन है टूर पे मिलना, कहीं पे भी अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो ग्रेवल वाले रोड होते हैं ना, उस पर जब आप पीछे का ब्रेक मारोगे ना भाई, ये ABS किकिंग बहुत जल्दी हो जाती है और उसके बाद ना आपका ना ब्रेकिंग कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है। जो आप इमेजिन करोगे ना, जो आप कैलकुलेशन करोगे कि मेरी बाइक यहाँ पे रुक जानी चाहिए, तो ये थोड़ा सा उससे ज़्यादा ही रुकेगी क्योंकि इसकी ABS किकिंग हो जाती है। तो ये मुझे ना बहुत बार फील होता है लंबे ट्रिप पे कि यार इसके अंदर ना ABS
पीछे वाला ऑफ़ करने का सिस्टम होता तो बढ़िया रहता, क्योंकि जब आप लो स्पीड पे चल रहे हो ना तो बहुत फील होता है कि यार पीछे वाला ABS ऑफ़ करने का सिस्टम होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता। और एक पता नहीं अब आप लोग के ऊपर में है, ये मुझे थोड़ा सा फील होता है कि यार इसका जो टैंक है वो 13 लीटर का आता है, और एज ये बाइक 40 bhp के समवेयर अराउंड पावर प्रोड्यूस करती है, तो भाई टैंक रेंज ज़्यादा, फ्यूल जो एवरेज है वो ज़्यादा नहीं मिलता आपको। बहुत ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप टूर पे जाओगे तो ये आपको 22 या फिर 24 के बीच का ही एवरेज देगी, जो कि बहुत कम है। जब आप बड़े बड़े हाईवेज़ पे जाओगे ना तो बहुत फील होता है कि यार टैंक ना बड़ा होना चाहिए था। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप लोग को ध्यान में रखनी चाहिए अगर आप 2024 में इस बाइक को कंसीडर कर रहे हो। बाकी जो ये 2016 से लेके इसका जो 20 तक का जो मार्केट था, 21 तक का मार्केट, उस टाइम पे ज़्यादा बाइक इसके राइवल में नहीं थी, एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अपनी प्राइस को पूरा का पूरा जस्टिफाई करती है। अगर मेरे से कोई पूछे कि इस टाइम पे आपको ये बाइक लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, भाई मैं क्लियरली बोलूँगा कि इस बाइक के साथ ना लोगों के सेंटिमेंट्स जुड़े हुए हैं। मतलब बड़े लुक में अच्छी लगती है और लोग इसको बहुत पसंद भी करते हैं, स्पेशली इस वाले कलर को। मैंने भी इसी वजह से इसको लिया था। बट आज अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई आपको कौन सी बाइक लेनी चाहिए, तो यार इस प्राइस ब्रैकेट में या थोड़ा सा अगर इससे पुश करोगे तो भाई आंख बंद करके आप ट्रायम्फ स्पीड ले लो, वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी फिट एंड फिनिश क्वालिटी लाजवाब है। बाकी मुझे ऐसा कुछ दिक्कत नहीं आई, पेंट क्वालिटी वॉलिटी सब कुछ इसकी बहुत ही लाजवाब है। 4 साल में मैंने बहुत रफ़ यूज़ किया है, कोई भी कोटिंग नहीं करवाई, कोई लेमिनेशन नहीं कराया, जितना रफ़ हो सकता है उतना रफ़ यूज़ किया है, और स्टिल आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा चमक रही है, जबकि वीडियो में तो 50% जस्टिफाई है। तो दोस्तों यही कुछ बातें थी जो मुझे आपसे शेयर करनी थी कि अगर आप इसे 2024 में प्लान कर रहे हो लेने का, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए। देखो ये ना कुछ पार्ट सब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, वाइब्रेशन वगैरह ये तो बिल्कुल जेन्युइन है, बट ये जो मैंने रियर ABS वाला बोला है, इसका मीटर वाला बोला है, ये कुछ सब्जेक्टिव पार्ट्स हो सकते हैं कि भाई इस प्राइस सेगमेंट को, इस प्राइस को कंसीडर करते हुए कंपनी अगर हर एक चीज़ दे देगी तो ऑब्वियस बात है इसका प्राइस बढ़ जाएगा। बट फिर भी मुझे ऐसा फील होता है कि ये थोड़ा चीज़ अगर चेंज अपडेट कर दे, अब काफ़ी टाइम हो चुका है इसको मार्केट में आए हुए, तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। या फिर अभी जो नई नई बाइकें आ रही हैं इलेक्ट्रॉनिकली इक्विप्ड, उनको काफ़ी ज़्यादा और टक्कर दे देती। बट फिलहाल ये बाइक बहुत ज़्यादा अच्छी है अपने प्राइस सेगमेंट में। और अगर आप चाहते हो कि क्या क्या एडवांटेज हैं इस बाइक को लेने के, या फिर क्यों आपको इस बाइक को कंसीडर करनी चाहिए, तो आप मुझे बता देना, मैं उसके ऊपर मैं भी वीडियो बना दूंगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और जो जो मेरे पॉइंट्स थे वो आप लोग को हेल्पफुल रहे होंगे। तो इसी बात पे हम करते हैं इस वीडियो को क्लोज, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलेंगे हमारे ऐसे किसी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय।